स्टूडेंट्स मौजूद हैं? बीएस zoology वाले फर्स्ट वाले, मेरे लिए सबसे आइडियल वो स्टूडेंट्स हैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आउट ऑफ डिपार्टमेंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो बेटा आप लोगों का जो जिनका भी माइक चल रहा है वो काइंडली आप लोगों ने तो म्यूट नहीं करना। अब देखो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये एल अब म्यूट हो गया, सारे म्यूट हो गए अब। तो अब हम जो है लेक्चर पे आते हैं। ये जी हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है। तो आप सब स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक माउस नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर वाला। आपने माउस पे फोकस नहीं करना बल्कि जो एरो है ना उस पे फोकस करना है। यानी यहाँ पर आपको स्क्रीन में माउस भी नज़र आ रहा है और एरो भी नज़र आ रहा है। तो आप लोग माउस को ना देखें बल्कि आप माउस से जो मैं एरो चला रहा हूँ ना उस पे देखना है आपने। अब हम बेटा जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये जोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर और बीएस केमिस्ट्री फिफ्थ सेमेस्टर, ये इन सब लोगों के लिए कॉमन चैप्टर है। तो आप लोग जो है बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। तो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है, इससे पहले आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा हुआ है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का मतलब होता है अगर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो। या आप लोगों ने बात जो है 10th में पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी दी हुई है, यूनिट नंबर 6 में एंड वाला टॉपिक, और सेकंड ईयर में भी दी हुई है। तो आइसोमरिज्म का क्या मतलब है जी? अगर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो इस कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म जो है वो दो तरह की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है कंपाउंड्स का, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनका जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी, यानी उनके अंदर जो है एटम्स आपस में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट तरह से बॉन्डेड होंगे। अब इसमें आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हुई हैं, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टाटोमरिज्म। ये सब स्टूडेंट्स ने सेकंड ईयर में यूनिट नंबर 7 का जो सबसे लास्ट टॉपिक है उसमें आपने पढ़ी हुई है। सबसे पहले जी आपने पढ़ा हुआ है जी चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है जी, कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है ब्यूटेन। अब ये वाला जो ब्यूटेन है ये स्ट्रेट चेन है, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें जो कार्बन चेन है 4 वाली है, इसका नाम है एन ब्यूटेन। अब इस कंपाउंड में भी आप देखो टोटल 4 कार्बन ही है, एक ये दो ये तीन और ये ऊपर 4। लेकिन इसमें पहली कार्बन छोड़ के दूसरी कार्बन पे एक ब्रांच लगा हुआ है, एक ब्रांच लगी हुई है। तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इन दोनों कंपाउंड्स में क्या है, कार्बन की तादाद 4 4 है, हाइड्रोजन की तादाद जो है 10 10 है। लेकिन क्या है, ये वाला जो है इसमें कार्बन चेन 4 वाली है लॉन्गेस्ट चेन, और इसमें जो चेन है वो 3 वाली है और एक जो है ब्रांच लगी हुई है। इनमें क्या है, चेन का फर्क है, यानी कि इसमें चेन 4 वाली और इसमें चेन जो है वो 3 वाली। क्योंकि चेन डिफरेंट है कार्बन चेन, इसलिए से हम कह रहे हैं चेन आइसोमरिज्म। दूसरी जो टाइप आपने पढ़ी हुई है दैट इज अ पोजीशन आइसोमरिज्म। इसमें फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेन में डिफरेंट होती है। जैसे आप देखें यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो पहली कार्बन के साथ लगा हुआ है, 3 कार्बन वाली चेन है, पहली कार्बन पे OH लगा हुआ है, इसका नाम है 1 प्रोपानोल। और यहाँ पर भी 3 वाली चेन है, चेन इसमें भी 3 वाली है, लेकिन क्या है OH जो है सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये 2 प्रोपानोल है। यानी यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे है। चेन तीनों में दोनों में 3 3 वाली है, लेकिन OH की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तीसरी है जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म, इसमें क्या होगा, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। अगर आप इन दोनों कंपाउंड पे गौर करें
ये कंपाउंड हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, ये हमारे पास जो है डाईमिथाइल ईथर है। इथाइल अल्कोहल में कार्बन 2 हैं, डाईमिथाइल ईथर में भी कार्बन 2 हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर आप थोड़ा ज़रा गौर करो, 3 हाइड्रोजन ये पहली वाली कार्बन से, 2 हाइड्रोजन ये, 3 2 5 और एक ये 6। इसमें भी 3 और 3 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इसमें भी एक है, ऑक्सीजन इसमें भी एक है। कंपाउंड, दोनों कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तादाद सेम, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो H है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगे हों तो इसे ईथर कहते हैं। तो अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो तो देन इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमरिज्म। चौथे में आज ये आपने पढ़ा हुआ है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें दोनों तरफ जो है कार्बन चेन डिफरेंट होती है, या मतलब जो है, इसमें आप देखें कि ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन वाली चेन है, इथाइल है, और इधर भी 2 कार्बन वाली चेन है, यानी ऑक्सीजन एक है, टोटल 4 कार्बन है, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। इस कंपाउंड में भी टोटल कार्बन 4 ही होने हैं, लेकिन इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन थी फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की 2 2 की डिस्ट्रीब्यूशन थी, यानी 2 कार्बन इधर थे, 2 कार्बन इधर थे। लेकिन इसमें वही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कार्बन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है। यानी कि टोटल कार्बन 4 ही है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेन में कार्बन एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें फ़र्क है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 1 की है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो 2 2 की थी। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो है कार्बन एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो, देन इट इज कॉल्ड एज मेटामरिज्म, और कंपाउंड्स आर कॉल्ड मेटामर्स। टाटोमरिज्म में आपने पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। जैसे ये हमारे पास कीटोइनोल टाटोमरिज्म है, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है कीटोइनोल टाटोमरिज्म। इसमें आप देखो जी कि यहाँ पर जो है वो CH2 है और ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाला जो पाई बॉन्ड है लेट से यहाँ आ जाए, यानी कि पाई बॉन्ड यहाँ आ जाए यहाँ पर, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाए, ये देखिए ना यहाँ कितने हाइड्रोजन है, CH2 के पास 2 है, इधर ऑक्सीजन के पास जो है कार्बन का डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, सॉरी, हाँ यार, शिट, होना बेटा ये है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाए तो इससे दोनों जो कंपाउंड्स बनते हैं उन दोनों कंपाउंड को कहते हैं टैटोमर्स, और इसको हम कहते हैं टाटोमराइजेशन, टाटोमरिज्म, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल जो है वो BS केमिस्ट्री के, सॉरी, जोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं इनको मैंने जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर का, उसमें मैंने ये वाली एग्जांपल इनको करवाई हुई है। अगर मॉलिक्यूल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाए और दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हों, डायनामिक इक्विलिब्रियम इनके दरमियान होता है जब, तो इस अगर मॉलिक्यूल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाए तो इसे हम कहते हैं टाटोमरिज्म, ठीक है। मॉलिक्यूल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में एटम की शिफ्टिंग हो जाए। तो क्या यहाँ तक जो है सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है जी? BS zoology वाले स्टूडेंट्स बताएं कि बच्चे आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। BS केमिस्ट्री, BS zoology वाले सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मैं इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आप लोगों की तरफ आता रहूंगा। अगर किसी का कोई कोई भी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह उसको क्वेश्चन को पिक करेंगे। आप लोग यहाँ पर जो है 300 स्टूडेंट्स तक आ सकते हैं। लोग हाथ जोड़ रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के माफी तो नहीं मंगवा रहा, लोग माफी को मांग रहे हैं, कुछ लोग हाथ जोड़ जोड़ के बता रहे हैं। हाँ जी, एक बच्चे का हाथ रेज हुआ, सॉरी, ये है जी, 1 मिनट।
जी बच्चे पूछो क्वेश्चन। सर जी, ये जो आपने अभी टोटोमरिज्म पढ़ाया है, इसमें जो कीटो फॉर्म 93% और इनॉल फॉर्म 7%, इन परसेंटेज का क्या मतलब, इसमें क्या है, इसका क्या चक्कर है? इसका बेटे ये चक्कर होता है कि एक फॉर्म जो होती है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है अच्छा। और दूसरी फॉर्म जो है वो कम स्टेबल होती है। ओके सर। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो सॉल्यूशन में ज्यादा एग्जिस्ट करती है और जो ओके कम सर। स्टेबल होती है वो थोड़ा एग्जिस्ट करती है। ठीक है। ओके सर। थैंक यू। हाँ जी। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब हम जो है आइसोमेरिज्म की तरफ जाने लगे हैं। ये तो वो बात थी जो आपने पहले पढ़ी हुई है, इसका तो बताने का कोई फायदा ही नहीं था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है जी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन थ्री डिमेंशन में जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। टू डिमेंशन में एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होती, थ्री डिमेंशन में एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। जो है ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, इसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन टू डिमेंशन में एटम की जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, द वर्ड स्टीरियो मीन स्पेस, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जो अगर इनमें डिफरेंस है तो थ्री डी स्पेस में डिफरेंट है। थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो एटम्स की ओरिएंटेशन होगी वो डिफरेंट होगी थ्री डिमेंशनल स्पेस में। यानी यहाँ पर टू डिमेंशनल स्पेस का चक्कर नहीं आना, बल्कि थ्री डिमेंशन में आना है। ठीक है। इनकी हैं दो किस्में। पहली जो है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म। कन्फर्मेशनल वाली हम जो पढ़ेंगे बाद में। आज हमने पढ़नी है, सॉरी कॉन्फ़िगरेशनल है वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़नी है कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जो है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। इनमें क्या फर्क है आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो आप जरा इसको ध्यान से समझिएगा। आज हम कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म मैंने क्या बताया, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन थ्री डिमेंशन में एटम की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। इसको समझने के लिए एक आपको मैंने थोड़ा सा दिखाना है एक चीज, वो आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखें जी, असल में ये कार्बन है, इसके साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक ये हाइड्रोजन, दूसरा ये तीसरा। ये एक जो कार्बन है परे है, जो ब्लैक में नजर आ रही है ये आपको कार्बन नजर आ रही है, ये कार्बन है। कार्बन कार्बन के दरमियान जो है सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन के साथ भी तीन हाइड्रोजन है। एक कार्बन जो है उसको फिक्स रखा हुआ है और दूसरी कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर सेम नहीं, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सेम है। मतलब कार्बन दो हाइड्रोजन छह, तीन पिछली वाली कार्बन से तीन सामने वाली कार्बन से, लेकिन क्या है, एटम की जो स्पेस में पोजीशन है वो डिफरेंट हो रही है। अब ये वाला हाइड्रोजन जैसे जैसे ये वाली कार्बन का न्यूक्लियस रोटेट कर रहा है, तो ये वाले जो हाइड्रोजन है उसके साथ जुड़े हुए वैसे वैसे वे भी रोटेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये अभी ना, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने था। जैसे देखें, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सामने, ऊपर वाले के सामने, और ये जो यहाँ पर था, ये वाला, सॉरी, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ हाइड्रोजन, तो उसके सामने ये वाला हाइड्रोजन आ गया। यानी सामने वाली कार्बन वाला हाइड्रोजन वो पिछली वाली हाइड्रोजन कार्बन के हाइड्रोजन के सामने है। इस वाली कार्बन वाला हाइड्रोजन इस वाली हाइड्रोजन के सामने है। ये वाली हाइड्रोजन का ये वाली हाइड्रोजन के सामने थ्री डिमेंशन में। लेकिन अभी क्या है, अभी इस कार्बन का हाइड्रोजन इससे ऑपोजिट है, ये मतलब गैप में है, इसका हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के गैप में। ये लगातार जो है इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है। सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है। ये सिंगल बॉन्ड था तो फ्री रोटेशन हो रही थी। ये अभी आप जरा गौर से समझिएगा। ये हमने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़नी है।
कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में सबसे पहले आपको पढ़ने से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड जो है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। अब सिंगल बॉन्ड जो है वो कैसे फ्रीली रोटेट कर सकता है वो अभी हमने देखना है। तो एक मिनट ज़रा, इसको मैं नाम दे लूँ किसी फाइल का, जैसे इसको 2 का नाम दे लूँ, ये हमारे पास सेव होगी। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर जो है आप देखो कि सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट कैसे कर सकता है। जब भी दो एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है तो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जो है हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, अगर हम एक कार्बन को रोटेट करें और दूसरे कार्बन को फिक्स रख दें, तो जब ये वाला रोटेट होगा तो रोटेट होने से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पहले भी दोनों कार्बन के इन बिटवीन था, तो जब हम एक को फिक्स रख के दूसरे को रोटेट करेंगे तभी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है दोनों न्यूक्लियाई के इन बिटवीन रहना है। जैसे अभी आपने में देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है न्यूक्लियस फिक्स है, ये वाला रोटेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो दोनों कार्बन एटम के इन बिटवीन ही है, यानी बगैर बॉन्ड ब्रेक हुए ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो है फ्रीली रोटेट हो सकता है। अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि सारे एटम आपस में एग्जैक्ट आमने सामने थे जब मैंने इस वक्त का बोला था, यानी कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सामने था, ऊपर वाले हाइड्रोजन के सामने ये वाला हाइड्रोजन आ गया, और इसके अलावा सॉरी ये वाले हाइड्रोजन के सामने अब ये वाला हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के सामने ये वाला, और इस वाले हाइड्रोजन के सामने ये वाला। ठीक है, अब क्या है, इस हाइड्रोजन के सामने इस वाले का हाइड्रोजन अब नहीं है, अब है इस वाले हाइड्रोजन के सामने इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन अब नहीं है, अब है इस वाले कार्बन के सामने अब ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, अब है। यह आप देख सकते हैं। अब इससे ना 3 डायमेंशन में एटम की स्पेस में जो पोजीशन है वो डिफरेंट आ रही है। यहाँ पर दो मतलब आप कह लें कि आइसोमर हैं, एक वो आइसोमर है, वैसे तो इन्फिनिट आइसोमर बन रहे हैं लातादाद, लेकिन अब वाला जो आइसोमर है इसमें क्या है, एक कार्बन के सारे हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के बिल्कुल आमने सामने हैं। अभी देखना, मैं जब यस बोलूंगा तब हर कार्बन के हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के एग्जैक्ट सामने होंगे, गौर करिएगा। अब सामने है, दोबारा अब सामने है, इसको कहते हैं एक्लिप्स कन्फर्मेशन। जैसे आपने एक्लिप्स का वर्ड सुना होगा ग्रहण के लिए, जब जमीन और सूरज और चांद एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब देखिए ना, इस वाले का हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के एग्जैक्ट सामने है, अब सामने है। एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के तीनों हाइड्रोजन के एग्जैक्ट सामने आ जाते हैं, उस कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं एक्लिप्स कन्फर्मेशन। अभी वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूर दूर है, मैं जब यस बोलूंगा तो आप देखना, यहां पर वो मैक्सिमम दूर दूर है, जहां पर वो मैक्सिमम दूर दूर है। अब यस बोलूंगा, सॉरी, यस, यस, अब मैक्सिमम दूर दूर थे जब मैंने यस बोला, यस मैक्सिमम दूर दूर है। अब देखें, जब मैक्सिमम करीब करीब होंगे, सामने सामने होंगे, फिर मैंने यस बोलना, यस। अभी भी मैक्सिमम सामने सामने है, ये जब सामने सामने होंगे तो एक्लिप्स कंफर्मेशन है, और अगर दूर दूर होंगे तो स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, अब स्टैगर्ड है, अब एक्लिप्स्ड है। तो क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया सबको?
बच्चे क्लियर है कि नहीं है क्लियर? हेलो। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, मुझे बताएं, समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले आप ये देखो कि हम कर क्या रहे हैं। यहां पर आप सबसे पहले कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन देखो जरा। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा होगा, the different arrangement of atoms of a molecule in space that result from the rotation of groups about a single bond. डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्पेस, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की जो डिफरेंट अरेंजमेंट है स्पेस में, वो किस वजह से हैं? रिजल्ट फ्रॉम रोटेशन ऑफ ग्रुप्स अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट आ रही है ना, इनको हम कहते हैं कन्फर्मेशन। जो स्टीरियो आइसोमर बनते हैं उनको हम कहते हैं कन्फर्मेशन या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं या कन्फर्मर बोलते हैं या रोटामर बोलते हैं। और ये दूसरे में एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल रैपिडली होते हैं, यानी एक जो है वो दूसरे में बड़ी जल्दी से इंटरकन्वर्टेबल कन्वर्टेबल हो जाता है। और ये नॉन सेपरेबल होते हैं, यानी इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब आपके पास जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वो जल्दी से कौन सी कन्फर्मेशन में आ जाएगी? स्टैगर्ड वाली एक्लिप्स वाले में आ जाएगी, और एक्लिप्स वाली स्टैगर्ड वाले में आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में बड़ी जल्दी क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो फ्रीली रोटेट हो रहा है। लेकिन जो दोनों जो कन्फर्मेशन हैं इनकी जो स्टेबिलिटी है वो एक जैसी नहीं है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले देखें कि कन्फर्मेशन को ड्रॉ करने का तरीका क्या है। कन्फर्मेशन को ड्रॉ करने का तरीका बेटा ये है, दो तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। एक है सी होस्ट स्ट्रक्चर, एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सी होस्ट कैसे। या आपने टेढ़ी लाइन लगानी है, इसका हाइड्रोजन ऊपर कर दें कार्बन का, इसके हाइड्रोजन दो नीचे कर दें, इसका भी आप हाइड्रोजन ऊपर कर दें, और इसके ये वाले जो है हाइड्रोजन नीचे कर दें। तो ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सामने, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सामने, और ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सामने। तो ये हमारे पास है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ये वाला हाइड्रोजन जो है ये स्पेस में बिल्कुल इस हाइड्रोजन के सामने। तो आपने याद रखना है कि जो ग्रुप्स हैं स्पेस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के एग्जैक्ट सामने, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के एग्जैक्ट सामने, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के एग्जैक्ट सामने है। तो ये ग्रुप्स एक दूसरे को स्पेस में करेंगे रिपेल। यानी एक्लिप्स कन्फर्मेशन में क्या होती है? रिपल्शन होती है, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और ये अनस्टेबल है। स्पेस में एक दूसरे में बल्कि ग्रुप्स रिपेल कर रहे हैं, तो ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन जो है ये है अनस्टेबल। लेकिन अगर आप बनाना चाहें स्टैगर्ड, इसका आप हाइड्रोजन ऊपर कर दें और इसके हाइड्रोजन दो क्या कर दें, नीचे कर दें। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें फिर दो हाइड्रोजन ऊपर होंगे और एक हाइड्रोजन नीचे होगा। अब इसका हाइड्रोजन जो है वो इनके हाइड्रोजन के इन बिटवीन आ रहा है, और ये हाइड्रोजन दोनों साइड पे हैं। इसके दोनों हाइड्रोजन साइड पे हैं, और ये वाला हाइड्रोजन इनके दरमियान में है। दोबारा देख लें मैं कैसे बताना चाह रहा हूं। यहां पर आप देखो कि ये इसका हाइड्रोजन ऊपर और इसके हाइड्रोजन दो जो है वो नीचे हैं। इनके दरमियान वैसे एंगल जो है वो 120 का है, इस तरह से। और इसका एक हाइड्रोजन ऊपर था पहले सामने वाली का, ये वाली पीछे वाली जो कार्बन, इसके दो हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे है। अभी जो ग्रुप्स हैं मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट है, मैक्सिमम फासले पे हैं, ये है स्टैगर्ड। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों के इन बिटवीन आ रहा है। इस तरह इन दोनों हाइड्रोजन के इन बिटवीन ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है। यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते, तो इसलिए ये वाली जो है ना, इसमें वंडरवाल रिपल्शन नहीं है। ये जो ग्रुप्स की रिपल्शन होती है इसे वंडरवाल रिपल्शन कहा जाता है, तो वंडरवाल रिपल्शन नहीं है। तो इसलिए ये वाली जो कन्फर्मेशन है
ये ज्यादा स्टेबल है। इस कंफर्मेशन को हम कहते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन। और ये जो फार्मूला लिखने का मैंने तरीका बताया है, इसको हम कहते हैं सी हॉर्स फार्मूला। दोबारा देख लें कि एक्लिप्स कैसे होनी है। इसका हाइड्रोजन ऊपर है और इसके दो हाइड्रोजन नीचे हैं, तो इसका भी हाइड्रोजन ऊपर और इसके यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन ऊपर कर लो और ये दोनों हाइड्रोजन नीचे कर लो। ये हमारे पास होनी है स्टैगर्ड सॉरी एक्लिप्स्ड। और स्टैगर्ड कैसे बनानी, इसका हाइड्रोजन ऊपर कार्बन का, यहाँ पर कार्बन है और इसके दो हाइड्रोजन नीचे, और इसमें आपने एक हाइड्रोजन ऊपर किया, यहाँ पर आप दो हाइड्रोजन ऊपर कर दो और एक हाइड्रोजन नीचे कर दो, तो ये वाला होगा स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड वाली ज़्यादा स्टेबल है और जो दूसरी वाली है वो कम स्टेबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के जरिए हम कैसे फार्मूला लिखते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में यहाँ पर आपने दो एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आप गौर करिएगा स्टूडेंट्स, ये वाली जो कार्बन आपको नजर आ रही है ना बड़े सर्कल वाली, ये कार्बन है। और इस कार्बन, ये आपने समझ लेना बैक वाली कार्बन है, ये जो बैक वाली कार्बन थी वो है। और यहाँ पर आपने सेंटर में डॉट लगाना है। सेंटर में जो डॉट आप लगाएंगे वो आपने समझ लेनी है फ्रंट वाली कार्बन है, यानी ये वाली कार्बन फ्रंट वाली है और जो सर्कल वाली कार्बन है बैक वाली है। बैक वाली कार्बन के साथ ये तीन हाइड्रोजन है, एक, ये दो और ये तीन। ठीक है, ये तीन कार जो हाइड्रोजन है बैक वाली कार्बन के हैं और ये वाले जो तीन हाइड्रोजन में ड्रॉ करने लगा हूं ये सामने वाली कार्बन के हैं। अब ये वाले जो हाइड्रोजन हैं, आप ये जो बॉन्ड व्यू कर रहे हो ये कार्बन टू कार्बन व्यू कर रहे हो बॉन्ड, यानी एक कार्बन के न्यूक्लियस के बिल्कुल आपने पास आंखें लगाई और दूसरे कार्बन का न्यूक्लियस उसकी सीध में आ रहा है। ये है स्टैगर्ड, ये स्टेबल है। और आप एक्लिप्स कंफर्मेशन कैसे बनाओगे? एक्लिप्स कंफर्मेशन बनाने के लिए आपने क्या करना है जी, सॉरी, ये जो सामने वाली कार्बन है इसके दो हाइड्रोजन आप ऐसे ड्रॉ करोगे, तीन हाइड्रोजन ऐसे। आप कहोगे कि सामने वाली कार्बन का हाइड्रोजन पीछे वाली हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने, सामने वाली कार्बन का हाइड्रोजन पीछे वाली हाइड्रोजन के सामने, सामने वाली कार्बन का हाइड्रोजन जो है पीछे वाली हाइड्रोजन के सामने, तो ये वाली एक्लिप्स है। ये वाली एक्लिप्स वाली मैंने बताया है अनस्टेबल है और स्टैगर्ड वाली जो है स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रुप्स एक दूसरे के मैक्सिमम आमने सामने और ये एक दूसरे के लिए किसका बायस बनेंगे, रिपल्शन का। ठीक है जी, तो अब स्टैगर्ड कंफर्मेशन जो है कन्वर्ट हो रही है एक्लिप्स में, एक्लिप्स कंफर्मेशन कन्वर्ट हो रही है स्टैगर्ड में। और जाहिर बात है ये बॉन्ड के रोटेशन से कन्वर्ट हो रही है। बॉन्ड जब, अच्छा, बॉन्ड जो है ना, अगर आप इसकी डायग्राम देखो, ये वाली एनर्जी डायग्राम, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि स्टैगर्ड वाली जो है, ये आप देख सकते हैं स्टैगर्ड वाले की एनर्जी कम है। तो जब बॉन्ड रोटेट होता है और एक्लिप्स कंफर्मेशन जाती है तो इसकी एनर्जी हाई है। फिर जब स्टैगर्ड कंफर्मेशन आती है फिर एनर्जी लो हो जाती है। स्टैगर्ड कंफर्मेशन से एक्लिप्स कंफर्मेशन कितनी एनर्जी मतलब जो है अनस्टेबल है, 12.1 किलो जॉल पर मोल। यानी स्टैगर्ड कंफर्मेशन से एक्लिप्स कंफर्मेशन जो है वो 12.1 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इसकी हाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली अनस्टेबल है। जैसे फिर बॉन्ड रोटेट होगा ये दोबारा स्टैगर्ड में आ जाएगी, स्टैगर्ड वाली का बॉन्ड रोटेट होगा एक्लिप्स में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टैगर्ड कंफर्मेशन और एक्लिप्स कंफर्मेशन जो है एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। और जाहिर बात है जब बॉन्ड किसी एंगल पे रोटेट होता है तो स्टैगर्ड एक्लिप्स में जाती है, एक्लिप्स वाली स्टैगर्ड में आती है। तो जिस बॉन्ड के रोटेट होने से स्टैगर्ड वाली मतलब जाती है एक्लिप्स में और एक्लिप्स वाली जाती है स्टैगर्ड में, उस हम एंगल को कहते हैं, जिस एंगल के रोटेट होने से, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ टॉर्शन या डाईहाइड्रल एंगल भी बोलते हैं इसे। मतलब आप यहाँ पर देखें कितने एंगल रोटेट करें तो स्टैगर्ड वाली एक्लिप्स में चली जाएगी। टोटल कितने एंगल्स हैं, टोटल है हमारे पास 360। तो 120 डिग्री रोटेट करने से, 120 डिग्री रोटेट करने से क्या होगा, नहीं 120 नहीं है, मेरा ख्याल 60 डिग्री है।
जब ये वाला बॉन्ड रोटेट होके यहाँ पर आना है तो ये 60 डिग्री एंगल है। तो जब एक्लिप्स स्टैगर्ड में या स्टैगर्ड एक्लिप्स में कन्वर्ट होती है तो कितने डिग्री एंगल पे रोटेट होने पे स्टैगर्ड एक्लिप्स और एक्लिप्स स्टैगर्ड में कन्वर्ट होती रहती हैं, इनके दरमियान एंगल होता है 60 डिग्री का। ठीक है जी। तो यहाँ तक सभी को समझ आ गई है। बच्चे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। मोहम्मद नईम, इसने क्वेश्चन पूछना है। नईम, NAEEM। हाँ जी। समझ आ रही है सर जी। ओके। हेलो। हेलो। बच्चे हाथ खड़ा करने के बाद अब आप बोलना भी चाहिए ना। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को कि नहीं नजर आ रही है? आप आवाज आ रही है? रहमान ने क्वेश्चन पूछना है, रहमान क्वेश्चन पूछ सकता है। जी रहमान। सर आपने अभी कहा ना एंगल बनता है इसमें 60 का, और वो एक बार बताना हाँ सर। बेटा बॉन्ड जब रोटेट हो रहा है तो एक्लिप्स वाले स्टैगर्ड में जाने के लिए, स्टैगर्ड वाले एक्लिप्स में आने के लिए बॉन्ड रोटेट नहीं होता किसी एंगल पे? जी सर। आप देखो, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो देखो। जी सर। अब ये एक्लिप्स है, जी। अब स्टैगर्ड है, जी अब फिर सर। एक्लिप्स है, जी सर। अब स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड और जी एक्लिप्स में सर। कितना एंगल है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री। यार ये स्टैगर्ड है ना, सॉरी एक्लिप्स जी है। सर। एक मिनट, जी। एक मिनट, एक मिनट। एक। ये वाला है एक्लिप्स, ये स्टैगर्ड। तो एक्लिप्स को स्टैगर्ड में जाने जी। के लिए कितना डिग्री एंगल रोटेट करना पड़ा? 60 डिग्री। 60। ठीक है सर। तो ये एंगल ऑफ टॉर्शन है, या डाइहाइड्रल एंगल भी इसे बोलते ठीक। ठीक है सर। हैं। तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है? जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स बताएं, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स बताएं। स्टैगर्ड स्टेबल क्यों है बेटा? जब ग्रुप आमने सामने होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने होगा, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। मतलब अब मेरे सामने जो है कोई मेरा दुश्मन आ जाए और रिपल्शन ही होनी है वहां पर। हाइड्रोजन, बिल्कुल हाइड्रोजन के जब सामने आ जाएंगे तो रिपल्शन होनी है। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाएंगे तो रिपल्शन नहीं होगी, उससे वंडरवाल रिपल्शन बोलते हैं। अब फिर हैंड रेज है। 1 मिनट। तो अब सबा है, सबा से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। जी बच्चे पूछो। बेटा मैंने अलाउ किया हुआ है, क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो आप। हेलो। अब आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। माइक मेरा ख्याल है आपका ओपन हो गया था। अब बच्चे मैंने अलाउ किया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछो। सर जी आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को बोल दें कि प्राइवेट चैट मत किया करें। ये कोई है हाफिज़ नईम, उस दिन भी आया था, मैंने आपको बताने की कोशिश की लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आगे से कभी होगा तो बताऊंगी। तो आज फिर उसने प्राइवेट चैट किया हुआ है। ये बेटा यहाँ पर ना एक ऑप्शन मिलेगा हमें चैट को म्यूट करने का, तो हम चैट वैसे ही म्यूट कर देते हैं। जी ये तो कोई बात ना हुई कि मतलब जो है वो, यहाँ पर आप पढ़ने आते हो ना, यहाँ पर आप देखो, ये आपको नजर आ रहा है ग्रुप एंड प्राइवेट चैट। जी। यस, लो हो गया नो। चलो ठीक है सर। सर ये लो नो हो गया। जी ठीक है, ओके अल्लाह, ओके थैंक यू सर। ये समझ आ गई आपको वैसे केमिस्ट्री की ये लेक्चर की?
जी, जी सर बिल्कुल साफ समझ आ रही है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। तो मुझे बताएं, ये भी कमेंट हो रहे हैं अब कि नहीं हो सकते कमेंट? नहीं, कोई बच्चा इब्राहिम आ रहा। बच्चे अब कमेंट कर सकते हो आप लोग, जरा करो जरा कमेंट। एक मिनट जरा, जैन है अब। जी जैन। सर वो अब मतलब किसी बच्चे का भी नहीं हो सकता, म्यूट ऑल अटेंडर्स हो गया। हाँ तो अब कोई बच्चे का भी नहीं हो सकता, तो जिस बच्चे का, अब जारी बात है कोई ना कोई, अब किसी को तकलीफ होती है, तकलीफ होने के बाद जो है उसका जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो फिर सबको रगड़ा लगता है। तो जी आपस सर, में प्राइवेट कर ऐसा रहे ही हैं, हुआ ये था। तो पढ़ने के लिए। यहाँ पर तो क्लास है, कौन सा हमने यहाँ पर कोई और आपस में बातें करने के लिए थोड़ी ना हमने क्लास रखी हुई है इतनी ज्यादा। सर ठीक है। बिल्कुल, वो मतलब जिस बच्चे का है फिर उससे आप उससे भी पूछ लें, क्योंकि अब जब आपने भी कहना होता है कि मुझे बता दें, तो हमने कमेंट करके ही कहना होता है कि जी सर आ गई समझ, या हाँ बात सही है आपकी, ठीक है। तो जिस भी बच्चे का क्वेश्चन हो वो हैंड रेज कर ले अब से, मैं उसको अलाउ कर दिया करूंगा। यही है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाया करेगा लेकिन सेफ तरीका यही है। अब जो है वो हम देखते हैं, ये हमने पहले देखा इथेन में कन्फर्मेशन, अब हमने देखनी है ब्यूटेन्स में कन्फर्मेशन। और हमने यहाँ पर जो ब्यूटेन लेनी है वो कौन सी लेनी है, वो हमने लेनी है जी एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन वाली। एन ब्यूटेन में बेटा सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल 4 कार्बन हैं, एक ये 2, ये वाली 3 और ये वाली 4। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हैं। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? इधर 3 हैं। ठीक है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये वाली 4 कार्बन। अब हमने फोकस करना है, हमने जो बॉन्ड रोटेट करवाना है वो सेकंड और थर्ड कार्बन का बॉन्ड रोटेट करवाना है, और इन दोनों को हमने एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना है। तो आप इसके अब देखिएगा, कन्फर्मेशन देखने हैं आपने गौर से। अब मैं आपको जिस प्रोजेक्शन के थ्रू जो है वो समझाऊंगा, दैट विल बी द न्यू मैन प्रोजेक्शन। ये न्यू मैन प्रोजेक्शन हमने निकाल लिए। सबसे पहले आप लोग ये वाला देखो, ये कौन सी कार्बन है? दैट इज अ बैक कार्बन, सेकंड कार्बन कह लें। इस कार्बन के साथ ही 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक कार्बन, इस कार्बन के साथ एक लगा हुआ है मिथाइल। ये वाली कार्बन है फ्रंट, इस कार्बन के साथ जो है एक मिथाइल है और ये 2 हाइड्रोजन है। जब आप रोटेट करेंगे तो आप फ्रंट वाली कार्बन को करेंगे, जो रेड वाली है उसको करेंगे, बैक वाली कार्बन को आपने रोटेट नहीं करना। यानी आपने एक कार्बन का बॉन्ड जो है फिक्स कर लेना है, एक कार्बन का न्यूक्लियस फिक्स कर लेना और दूसरे वाले को रोटेट आपने करवाना है। तो आप यहां पर गौर करिएगा, ये आपके सामने सब स्टैगर्ड है, यानी कि बैक वाली कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन है उनके दरमियान में सामने वाली कार्बन फ्रंट कार्बन का मिथाइल है, और फ्रंट वाली कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन है उनके दरमियान में बैक वाली कार्बन का हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो है ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये स्टैगर्ड है और इसको बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड कब बोलेंगे? एंटी स्टैगर्ड तब बोलेंगे जब दोनों जो मिथाइल हैं, इस कार्बन वाला मिथाइल और इस कार्बन वाला मिथाइल एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, दैट इज कॉल्ड एज एंटी स्टैगर्ड।
अब हम करते हैं इस बॉन्ड को रोटेट 60 डिग्री। इसको रोटेट इस तरह करना है कि ये वाला हाइड्रोजन के सामने ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, ये मिथाइल के सामने हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, यानी ये वाला हाइड्रोजन इधर भेज देना है, ये वाला मिथाइल इधर भेज देना है, और ये वाला हाइड्रोजन इधर भेज देना है। आपने गौर करना है जरा। सबसे पहले हम ये बैक वाली कार्बन को दोबारा मुकम्मल कर लें। ये वाला बॉन्ड रह गया, सॉरी। अब क्या है जी, अब जो है ये जो हाइड्रोजन, सॉरी एक मिनट, ये जो यहाँ हाइड्रोजन था थोड़ा सा नीचे, अब ये आ गया यहाँ पर, जो इधर मिथाइल था वो यहाँ आ गया, और ये जो हाइड्रोजन वो यहाँ आ गया 60 डिग्री रोटेट करने से। अब ये होगी एक्लिप्स। इसमें क्या है, मिथाइल के सामने हाइड्रोजन है, बैक वाली कार्बन के मिथाइल के सामने सामने वाली कार्बन का हाइड्रोजन है, बैक वाली कार्बन के हाइड्रोजन के सामने सामने वाली कार्बन का हाइड्रोजन है, और सामने वाली कार्बन के मिथाइल के सामने बैक वाली कार्बन का हाइड्रोजन है। अब ये हमारे पास है एक्लिप्स, और इस एक्लिप्स को बोलते हैं पार्शली एक्लिप्स। पार्शली एक्लिप्स, ठीक हो गया जी। यानी हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, मिथाइल के सामने हाइड्रोजन, यानी टू मिथाइल हाइड्रोजन है, टू मिथाइल हाइड्रोजन है, ये वाला मिथाइल हाइड्रोजन, ये वाला मिथाइल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन है। ये हमारे पास है पार्शली एक्लिप्स। अब हम फिर 60 डिग्री रोटेट करते हैं। 60 डिग्री दोबारा रोटेट करने से ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और सॉरी ये वाला जो मिथाइल होगा, सॉरी ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल को यहाँ आ जाना है। गौर करना है आपने जी। तो ऐसे है, ये वाली बैक वाली कार्बन के आपने बॉन्ड नहीं रोटेट कराने, सामने वाली कार्बन के रोटेट कराने। जब आप सामने वाली कार्बन के रोटेट कराएंगे क्या होएगा जी, अब ये वाला जो मिथाइल था, मिथाइल आ जाएगा शायद यहाँ पर, सॉरी मुझे एक मिनट ज़रा, पहले मुझे देखना पड़ना है बैक वाली कार्बन का कैसे था। एक मिनट बच्चा, काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि, ओहो, अब हम मेरा ख्याल है, अच्छा पहले हमने ऐसे ड्रॉ किया था, फिर ऐसे कर दिया, उसके बाद जो है हमने यहाँ था मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल हमने इधर भेजा था। एक मिनट, सबसे पहले बेटा हमने ना ऐसे बनाया था, ये मिथाइल यहाँ था, मुझे भूल रहा है, और एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, ये हमने बोला था, इसको हम कहते हैं एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड बनाने के बाद फिर हमने क्या किया था, हमने एक मिनट ज़रा, ये वाली बैक वाली कार्बन का है, और यहाँ पर हमने क्या किया था, ये जो मिथाइल यहाँ था उसको यहाँ भेज दिया, मिथाइल को, हाइड्रोजन को इधर भेज दिया, और मिथाइल को इधर भेज दिया, सॉरी मिथाइल को नहीं, यहाँ हाइड्रोजन को। ये हमने पढ़ा, इसको हम कहते हैं पार्शियली एक्लिप्स। ये वाला हमने किया था अभी जो हमने पढ़ा है। अब हम ये वाला हाइड्रोजन उसको यहाँ लेके आएंगे, ये वाला हाइड्रोजन इसको यहाँ लेके आएंगे, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन आना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आना है, और यहाँ मिथाइल आ जाना है, यानी इस बॉन्ड को रोटेट करके यहाँ लेके आएंगे, इस वाले बॉन्ड को रोटेट करके यहाँ लेके आएंगे, और ये वाला जो मिथाइल है उसे यहाँ लेके आएंगे।
आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा, बैक वाली कार्बन के हम बिल्कुल बॉन्ड रोटेट नहीं कर रहे। तो क्या है जी, यहाँ पर हम क्या लेके आ जाएंगे जी, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल, ये वाला, ये हमारे पास आ जाना। अब यहाँ पर देखें, ये वाला मिथाइल अब इस मिथाइल के बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है। अगर ये दोनों मिथाइल बिल्कुल ऑपोजिट थे तो स्टैगर्ड थी, उसे हमने एंटी स्टैगर्ड कहा। ऐसी स्टैगर्ड को हम क्या कहेंगे, गूज स्टैगर्ड है। ये स्टैगर्ड ही, लेकिन इसको हम बोलते हैं गूज स्टैगर्ड। अगर दोनों मिथाइल बिल्कुल, जब हमने स्टार्ट किया था दोनों मिथाइल हमने ऑपोजिट ऑपोजिट रखे थे, तो वो था एंटी स्टैगर्ड। ये वाला है गूज स्टैगर्ड। अब हम फिर क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री पे। ये वाला मिथाइल यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये बॉन्ड है यहाँ पर। तो बच्चे, ये मिथाइल आ जाएगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर। यानी ये बन जाएगा एक्लिप्स। अब देखें, मिथाइल के बिल्कुल सामने मिथाइल है, हाइड्रोजन के सामने बिल्कुल हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन के सामने बिल्कुल हाइड्रोजन है। ऐसी जो एक्लिप्स है जिसमें मिथाइल मिथाइल के सामने है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने है, ये फुली एक्लिप्स्ड है। पहले क्या था, मिथाइल हाइड्रोजन के सामने था, अब क्या है, मिथाइल मिथाइल के सामने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने। यहाँ पर ये जो मिथाइल हाइड्रोजन इंटरेक्शन है वो इतना रिपल्सिव नहीं है, मिथाइल मिथाइल इंटरेक्शन ज्यादा रिपल्सिव है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंफर्मेशन है, इसको बोलते हैं फुली एक्लिप्स कंफर्मेशन, फुली एक्लिप्स। अब आप क्या करोगे जी, अब आप फिर रोटेट करके मिथाइल को यहाँ ले आओगे, मिथाइल को यहाँ से इधर इधर, और बाकी उसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन आ जाने। ये वाली सेंटर वाली कार्बन, इसको आप रोटेट नहीं कर रहे, मिथाइल क्या होना है जी, मिथाइल जो है यहाँ आ जाना है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाना है, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाना है। ये हमारे पास कौन सा है जी, ये हमारे पास स्टैगर्ड है, लेकिन ये कौन सा स्टैगर्ड है, गूज स्टैगर्ड है। ये वाला, सॉरी, गूज स्टैगर्ड, ये कट गया। ये वाला गूज स्टैगर्ड है। फिर हम इसको रोटेट करेंगे, ये वाला मिथाइल यहाँ आ जाएगा, मिथाइल यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन मिथाइल जो है यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो कहाँ आ जाएगा, मिथाइल ने आना है यहाँ, इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन के सामने, और इस हाइड्रोजन ने मिथाइल के सामने, ऐसे आ जाना है। तो आप गौर करना ज़रा, अब आ जाना है यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। अब यह क्लिप्स है। अब यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन है, ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन मिथाइल, ये वाला मिथाइल हाइड्रोजन। ये हमारे पास एक्लिप्स है, और कौन सा एक्लिप्स है, ये हमारे पास है सॉरी पार्शली एक्लिप्स। फिर हम पार्शली एक्लिप्स को दोबारा रोटेट करेंगे यहाँ से, तो क्या होना है जी, ये हमारे पास जो है मिथाइल यहाँ पर पहुंच जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ हमने 360 डिग्री रोटेट करके हम दोबारा वहाँ पर पहुँच गए।
यानी हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम यहाँ पर आ गए, ओ सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे आ गए दोबारा 360 डिग्री रोटेट, और ये हमारे पास है अब दोबारा एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, तो एंटी स्टैगर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें क्या होना है, इसमें जब बॉन्ड ने रोटेट करना है तो एक्लिप्स ने जाना है स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड ने जाना है एक्लिप्स में। अब हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल देख लेते हैं। अभी इसकी एनर्जी प्रोफाइल कैसे होनी है, यहां पर आप गौर करो, ये हमारे पास एक्लिप्स है, एंटी एक्लिप्स, ओ सॉरी एक्लिप्स कह रहा हूँ, स्टैगर्ड है, एंटी स्टैगर्ड, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे इसकी लो एनर्जी है। ये हमारे पास क्या है, एक्लिप्स है। ये कौन सी एक्लिप्स है, गूच एक्लिप्स है। गूच एक्लिप्स कैसे, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन। और एंटी स्टैगर्ड से एक्लिप्स जो है वो कितनी हाई एनर्जी वाली है, 15.9। इसके बाद जो है ये कौन सा आना है, गूच स्टैगर्ड आना है। पहले एंटी स्टैगर्ड था, अब गूच स्टैगर्ड आएगा। गूच स्टैगर्ड मतलब जो है ये स्टेबल होगा कुछ, इसमें और इसमें एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। इसमें एनर्जी का डिफरेंस कितना होना है, 3.35 का। अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद जो है दोबारा क्या जाना है, एक्लिप्स पे जाना है। ये हमारे पास है फुली एक्लिप्स, यानी मिथाइल के सामने मिथाइल है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, और ये वाले हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। इसकी एनर्जी सबसे हाई है 18.8। इसके बाद जो है जब दोबारा बॉन्ड रोटेट होगा 60 डिग्री पे, तो फिर हमारे पास गूच स्टैगर्ड आ जाएगा, और ये गूच स्टैगर्ड जो होगा ये कुछ स्टेबल होगा, लेकिन ये एंटी स्टैगर्ड से 3.35 अनस्टेबल होगा। और फिर इसने जाना है पार्शली एक्लिप्स में, 15.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी इंक्रीज होगी इसकी, और फिर सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगी दोबारा पहले वाली एंटी स्टैगर्ड वाली यहाँ पर। इस तरह जो है ये जो अनस्टेबल से स्टेबल, स्टेबल से अनस्टेबल, मतलब जो है कंफर्मेशन होती रहती है, और ये बॉन्ड फ्रीली रोटेट होता रहता है, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। वो कहता है कि जब हम टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देना तो बॉन्ड की रोटेशन जो है, बॉन्ड क्योंकि सिंगल फ्रीली रोटेट कर रहा है, अगर हम टेम्परेचर कितना कर दें, टेम्परेचर यहाँ पर उन्होंने कितना लिखा हुआ है 230 माइनस में, तो फिर इनकी जो क्या कहते हैं कि जो सेपरेशन है वो शायद पॉसिबल है, यानी स्टैगर्ड को एक्लिप्स में, एक्लिप्स को स्टैगर्ड में जाने के लिए इनकी जो सेपरेशन है वो पॉसिबल है। क्या यहाँ तक समझ आ गई है सबको? जी बेटा सबा, एक मिनट जरा बच्चे, एक मिनट, यहाँ पर क्लिक ही नहीं हो रहा। हाँ जी, आपको बेटा बोल सकते हो आप, मैं या तो सबको अलाउ कर दूं। हाँ जी, सबा जो है अपने आप को अनम्यूट कर ले, या जो जिसने क्वेश्चन पूछना है वो अनम्यूट कर ले, सर लेकिन एक बच्चा एक्चुअली एक टाइम पे। सर एक्चुअली मैंने पहले पूछना था, वही पूछना था कि अब तो सब मतलब आप आंसर भी नहीं उसमें कर सकते, वही पूछना था, तब का हैंड रेज था। सॉरी, हाँ, इग्नोर करने का याद ही नहीं रहा। और किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है? जी सर, मुझे पूछना है। हाँ जी पूछो। मैं पूछ रही थी कि वो एंटी स्टेगर जो है और गोट स्टेगर जो है, इसको हम्म, उन्होंने मिथाइल के बेस पे कहा है, तो मतलब हम जो भी स्टेगर देखेंगे उसमें मिथाइल जरूरी होगा, और इसी उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा हाइड्रोजन और मिथाइल के साथ। बेटा अगर आप स्टैगर्ड की बात करो ना, अगर मिसाल के तौर पर जो है दोनों मिथाइल दोनों कार्बन के साथ लगे हुए बिल्कुल ऑपोजिट हैं 180 एंगल पे, जी वो होगा एंटी स्टैगर्ड। जी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड क्या है, स्टैगर्ड आपने, मैंने आज स्टैगर्ड मेरा ख्याल है क्लियरली बताया था ना,
कि स्टैगर्ड क्या होता है? नहीं नहीं सर, ये ये वाला मैं स्टैगर्ड है। तो बेटा मिथाइल होना जरूरी है स्टैगर्ड होने के लिए। अगर हम अकेली इथेन में बात करें उसमें तो हाइड्रोजन के सारे ही हाइड्रोजन है, उसमें एंटी स्टैगर्ड वाली बात तो नहीं है, उसमें तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स है। इसमें फर्क है, स्टैगर्ड में भी फर्क है। इसमें दो मिथाइल अगर बिल्कुल ऑपोजिट है तो एंटी स्टैगर्ड है, और अगर इस तरह का है, ये जो आपको थर्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा ये वाला, यहाँ पर आप एरो है ये भी एक्लिप्स ही, सॉरी स्टैगर्ड ही, लेकिन क्या है ये, इसमें मिथाइल जो है बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है। ये वाला मिथाइल इसके साथ ये वाला मिथाइल करीब आ रहा है वैसे स्टैगर्ड ही, इसको कहते हैं जी जी गो स्टैगर्ड। जी। यहाँ पर ये वाला मिथाइल इस मिथाइल को नहीं थोड़ा सर, सा मैं कुछ ये पूछ रिपेल रही कर थी कि सकता हम है। जब भी स्टैगर्ड को ड्रा करेंगे क्या हम यही लेंगे? हाँ यही लेना है आपने, आपको आएगा ही ब्यूटेन का, जी नहीं आपके सर, मैं सिलेबस में पूछ रही ब्यूटेन थी का। कि हम जब भी, हाँ जी, तो हम जब भी स्टैगर्ड ड्रा करना है यही लेना है। हाँ हाँ ठीक है सर जी, यही सही हो पूछ गया रही जी। थी। ठीक जी ठीक। ठीक हो गया। अब किसी बच्चे का और किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। अब जिन बच्चों को समझ आ गई है वो एक ना वो यहाँ पर एक ऑप्शन आता होता है, ये जैसे आप लोगों को अगर नजर आ रहा है यहाँ पर जो है, अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो, अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो कर दें। तो जिसको समझ नहीं आई है वो कैसे कर सकता है, वो ऐसे कर दे। मैसेज नहीं बदल करना, लेकिन कोई ऐसे ना करे। ये एक ऑप्शन आ रहा है कि मतलब जो है क्लॉक का, कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। टाइम पे नहीं बात करनी है आपने। क्या आप लोगों को समझ आ रही है स्टीरियो की कि नहीं आ रही? और स्टीरियो की समझ आ रही है आप लोगों को? ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾउ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ। सर आ रही है जी सर, समझ। समझ आ रही है सर। ओके। जी सर समझ आ रही है। हाँ सर समझ सही आ है, रही है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अगर आपको समझ शुक्रिया आ रही है तो सर। मैं तो बहुत अच्छी बात है सर, और रियली सर। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆ, मेरी भी प्राइवेसी ला देनी है। कम अज कम जो है वो आप ये शक्लें बनाना बंद करें, कुछ शक्लें बना रहे दौले शाह की चूही जैसी, ये शक्लें बनाना बंद करें आप। लो शुरू हो गया, होई जांड है होई जांड है, मैं तो पढ़ाना काका। आ लो हुण नहीं मैनूं पता लगना तुहाड़ियां किहड़ियां शक्लां आ रही। इसके बाद है जी कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आपने ना ये साइक्लोहेक्सेन पढ़ी हुई है ऐसे, यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं इनको आप समझ लें कार्बन्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कार्बन्स हैं, और सारे कार्बन जो हैं एक दूसरे के साथ सिंगली बॉन्डेड हैं। और जब भी कार्बन दूसरी कार्बन के साथ सिंगली बॉन्डेड होती है तो वो कौन सी हाइब्रिड स्टेट में होती है? sp3 हाइब्रिड स्टेट में। जब भी कार्बन दूसरी कार्बन के साथ सिंगली बॉन्डेड होती है तो sp3 हाइब्रिड स्टेट में होती है। तो इस बॉन्ड का इस बॉन्ड से एंगल कितना होना चाहिए? 109। इस बॉन्ड का इस बॉन्ड से एंगल कितना होना चाहिए? 109। इस बॉन्ड का इस बॉन्ड से एंगल 109, क्योंकि जी sp3 हाइब्रिड कार्बन और sp3 हाइब्रिड कार्बन के सारे बॉन्ड एंगल जो हैं 109 होते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल कार्बन होती है। लेकिन मुझे बताएं साइक्लोहेक्सेन में क्या ये वाला जो एंगल है 109 बनता है? ये 120 का बनता है। ये वाला एंगल भी 120 का, ये वाला एंगल भी 120 का, ये वाला एंगल भी 120 का, ये सारा। तो इसका मतलब है कि साइक्लोहेक्सेन जो है अगर प्लेनर हो वो स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 109 है ही नहीं, 120 बनता है। यानी बेटा अगर
जो साइक्लोहेक्सेन है प्लेनर स्ट्रक्चर में हो, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर, तो इसमें एंगल कितना बनेगा 120 का। लेकिन sp3 हाइब्रिड कार्बन कभी भी 120 का एंगल नहीं बनाती, वो 109 का बनाती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, वो इस फॉर्म में अनस्टेबल है, वो अपने आप को स्ट्रक्चर को क्या कर लेती है, बाइंड कर लेती है। यहाँ पर एक उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है पिकोइड का, ये शायद आपको पिकोइड का वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको, एक मिनट ज़रा, ये आपको तीसरी लाइन में मिलेगा, PUCKERED, पिकोइड। पिकोइड का मतलब होता है अपने आप को स्केड़ लेना। ये अपने आप को ना साइक्लोहेक्सेन जो है इस फॉर्म में ले जाती है, इस फॉर्म में ले जाती है, ये बोर्ड फॉर्म है, ये वाली चेयर फॉर्म है। अब ये बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म को समझने के लिए ये बिल्कुल आपने ध्यान से समझना है, ये वाला साइक्लोहेक्सेन मैंने कहा प्लेनर नहीं रहती। अब उसमें टोटल 6 कार्बन हैं, एक कार्बन आप ये कर लो, दूसरा ये कर लो, तीसरा ये कर लो, चौथा ये कर लो, पांचवा ये कर लो और छठा ये कर लो। 6 कॉर्नर है, 6 कार्बन है। अगर जो अपने आप को प्लेन में रखे, इस तरह रखे, तो उसके एंगल बनेंगे 120, लेकिन फिर 120 पे स्टेबल नहीं होंगे। क्या है, सिंगल बॉन्ड जो है वो जो टेट्राहेड्रल कार्बन है वो 120 एंगल नहीं बनाता, वो 109 बनाता। तो 109 एंगल रखने के लिए इसको अपना प्लेनर स्ट्रक्चर जो है उसको ब्रेक करना पड़ता है, इसको इस तरह से अपने आप को पिकोड करना पड़ता है, स्केड़ना पड़ता है। तो आपने ये देखना है कैसे स्केड़ती है। अजान हो रही है, अजान होने के साथ साथ एक यहाँ पर जो है वो मैंने निकालना था। समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही समझ है आ रही है आप समझ। लोगों को? ठीक है, तो अब हम जो है ना कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप एरो पे गौर करिएगा। यहाँ पर आप अगर येलो कलर में देखें तो ये साइक्लोहेक्सेन का प्लेन है। ये 6 कॉर्नर है ना, एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, इस तरह आप कर लो, ये वाला जो है कॉर्नर तीसरा कर लो, ये वाला कॉर्नर चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अगर जैसे प्लेन में पड़ा हो, जैसे येलो कलर का प्लेन है, तो एंगल होना चाहिए एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड से 120 का। लेकिन हमें पता है कि sp3 हाइब्रिड कार्बन 120 का एंगल ही बनाती, 109 का बनाती। तो 109 का रखने के लिए ये वाला जो कार्बन है ये नीचे मुड़ गया, ये वाला कार्बन ऊपर मुड़ गया, ये दोनों ऑटो प्लेन चले गए, लेकिन दोनों ऑपोजिट। ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे चला गया। इस फॉर्म को कहते हैं चेयर फॉर्म। अगर सिर्फ एक ही ऊपर जाए, ये वाला कार्बन ही ऊपर जाए, ये वाला इधर ही रहे, इसे हम कहते हैं हाफ चेयर। अगर दोनों ही ऊपर चले जाएं, ऑटो प्लेन चले जाएं, लेकिन दोनों सेम साइड पे, इसको कहते हैं बोट। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड जो है थोड़ा सा ट्विस्ट होके इधर इसके साथ लग जाए, यानी ये वाला बॉन्ड जो है थोड़ा सा ट्विस्ट होके इधर, क्या होगा, इसे हम कहते हैं ट्विस्ट फॉर्म। ये वाली ट्विस्ट फॉर्म है ऐसे। ये चेयर है, ये बोट है, ये हाफ चेयर है और ये ट्विस्ट है। अब साइक्लोहेक्सेन का प्लेन जो है वो ट्विस्ट हुआ, चेयर फॉर्म में गया, हाफ चेयर फॉर्म में गया, बोट फॉर्म में गया। क्यों? ताकि वो अपना जो बॉन्ड एंगल है 109 कर ले। इसमें बेटा आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो चेयर है। ठीक है, हम बेसिकली ज्यादा डिस्कस करेंगे चेयर फॉर्म को और बोर्ड फॉर्म को। चेयर फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी, बोर्ड फॉर्म जो है वो अनस्टेबल होगी। सबसे पहले आप लोगों को चेयर फॉर्म बनानी आनी चाहिए। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, 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 इधर भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। यानी 6 की कार्बन के साथ जो है 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेयर फॉर्म जो है उसको ड्रॉ कैसे करना है।
चेयर फॉर्म को ड्रॉ करने के लिए, सॉरी एक मिनट, चेयर फॉर्म को ड्रॉ करने का शायद तरीका ये लिखा हुआ है इधर, easiest way to draw cyclohexane chair form and ring flip. अजान हो रही है, अजान हो ले, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। जो 5th सेमेस्टर वाले हैं ना, उनका ये इससे आगे नेक्स्ट तक पढ़ना है। साइक्लोहेक्सेन पढ़ के फिर इसकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले केमिस्ट्री और जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ये सिर्फ साइक्लोहेक्सेन तक पढ़ेंगे। इसके बाद ये चले जाएंगे, ये कट ऑफ कर लें, अगर वो भी समझना है वो भी समझ लें। ये अगर आप लोग मुक्के मुझे दिखाएंगे ना, तो आप लोगों को पता ही है, कल को हमने ना जो दूसरे वाला स्टीरियो आइसोमरिज्म है वो स्टार्ट करना है। क्लाक लूक भी नहीं दिखाने है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। हाँ जी बुरहान भाई, बुरहान को अलाउ कर देते हैं अकेला। हाँ जी बुरहान। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी आपने सारा ही मतलब म्यूट कर दिया, सबको ही चैट भी। सर जी 10 बातें हो जाती हैं, हमें कभी नहीं भी वीडियोस दिखाई देती, कभी आपकी आवाज मतलब नहीं सही सुनाई देती, तो हम उसमें बता देते थे। ये जिसकी गलती है आप उसे बोले ना। मेरी बात सुनो बेटे, बात ये है कि अगर आप लोग चैट भी कर रहे हैं ना, फिर भी मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं पढ़ा ही रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि जब मैं बुक पे होता हूँ ना, तो फिर मुझे कोई आप लोगों का कोई अंगूठा नहीं दिखाई देता, कोई कुछ नहीं दिखाई देता, ये आप लोगों को पता होगा। जी तो सर। आपकी उस चैट का फायदा कोई नहीं है। फिर भी और सर वैसे भी नहीं बच्चे, नहीं, ये ऐसी बात गलत है, क्योंकि आप खुद फीमेल हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर लोग प्राइवेट चैट कर रहे हैं तो जी इसका क्या मीनिंग है। सर। जी सर। ओके सर। ये सिर्फ जो है वो आप लोगों के लिए इसलिए था कि आप लोग मुझे बता सकें, लेकिन लोग तो इसका गलत मतलब लेने लग गए। अजान हो ले अब अजान होने के बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। सर हाँ नमाज जी का जुबा। टाइम हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है, बाद नमाज के बाद पढ़ा लीजिएगा। अजान हो ले, अजान होने के बाद ही नमाज है, तो आगे सर कुछ 1 बजे टाइम मिल जमात हो जाएगा। जाती है, 1 बजे जमात खड़ी हो जाती है। तो कॉलेज में भी तो आपकी 1 बजे क्लास स्टार्ट होती थी। तो सर वो तो समटाइम मिस कर देते थे। आप वो मस्जिद में चले जाइएगा जहाँ थोड़ी सी लेट होती है। चलिए ठीक है सर, 1:30 पे भी होती है वैसे। ये जो GR है ना, ये जो 5th सेमेस्टर वाली है, ये तो हर बात पे गुस्सा गुस्सा शो कर रही है। बच्चे मैं कौन सा नशा करके पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। ठीक है जी, अब जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 मिनट ज़रा इस सबको स्टूडेंट्स को म्यूट कर लें। सबसे पहले जी आप ऐसे 2 लाइनें लगाओगे, आपने चेयर फॉर्म ड्रॉ करनी है। ऐसे ए वाली लाइन इधर लग जाएगी, और ये वाली लाइन ऐसे लग जाएगी। ध्यान से हमें तनी जानी देखो, थोड़ी सी लाइन पीछे है और ये वाली लाइन थोड़ी सी आगे है, इक्वल साइज की लाइन है।
इसके बाद आप एक डॉट यहाँ लगा लें, यहाँ ये लाइन एंड हो रही है उसके तकरीबन सामने ऊपर करके, और यहाँ ये लाइन एंड हो रही है उसके सामने यहाँ नीचे कर लें। इसके बाद आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, यानी इस पॉइंट को भी इधर से मिला दें, इस पॉइंट को भी इधर से मिला दें, और इस पॉइंट को भी इधर से मिला दें, इस पॉइंट को भी इधर से मिला दें। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन जो है वो चेयर फॉर्म ड्रॉ हो जाएगी। अब हर कार्बन पे लगा हुआ है, मैंने बताया 2 हाइड्रोजन हैं। हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2। अब आपने याद रखना है कि ये हमारे पास रिंग का प्लेन है, ये आप समझ लें, रिंग का प्लेन है ये वाला। या कहते हैं कि हम यहाँ से कल स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा थक गए हो तो। अगर आप थक गए हो तो फिर कल स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट्स बताएं कि कल स्टार्ट करना है या अभी पढ़ना है। अगर वो कहेंगे कि अभी पढ़ना है तो हम अभी पढ़ेंगे, और मैं अपने ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए अलाउ करने लगा हूँ। ये लो, बताओ मेरे ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो या नहीं? सर कल पढ़ेंगे। सर जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आसानी से। सर हम आपके स्टूडेंट नहीं है। सर कल पढ़ेंगे और इंशाल्लाह। मेरे स्टूडेंट हो, सर कल पढ़ना है। सर हम आपके स्टूडेंट नहीं है, आपने आज प्रूव कर दिया है। क्या पढ़ाई? सर कल पढ़ा दीजिएगा। कल पढ़ लेंगे, ठीक है? पढ़ा दीजिएगा। सर काफी लंबी कल क्लास पढ़ा हो गई, बस कर। पूछा कल सर पढ़ा सुबह 9 दीजिएगा। से बैठे आज ही हुए हैं। पढ़ा देते। सर पढ़ा पढ़ा दें, देता सर हूँ, आज ही पढ़ा दें सारा। सर पढ़ा दें आज ही। सर हमसे भी पूछते हैं। दो सर। मेरे ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट्स अगर कल पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में यस यस करके बताओ। ये जो दूसरे वाले सेक्शन है, क्या उसका नाम है? मेरा ख्याल है कल ही सही है, और नमाज का टाइम हो रहा है, मैं क्यों अपने आप को गुनाहगार करवाऊं। मेरे बच्चों बता दो जल्दी जल्दी। क्या मेरी समझ आ भी रही है या नहीं आ रही? 1 मिनट, सबा ने फिर पूछना क्वेश्चन। जी बच्चे। सर जी आपने कहा था कि मतलब जब क्लास एंड हो जाए तो कुछ नहीं करना, मतलब इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा? मतलब मैं मीटिंग को लीव आपने ना ना, करूं? अभी मैं मीटिंग एंड करूंगा ना, अभी जी मैं मीटिंग एंड करूंगा, जी सर। आपने बिल्कुल ऐसे गायब हो जाना है। आपने बिल्कुल लैपटॉप को या जो भी है उसको छेड़ना ही नहीं है। चलें ठीक है सर, ठीक है आप सर। गायब हो जाना, और गायब होने के बाद जो है मेरे पास मेरा कांटेक्ट है बेटा आपके पास? नो सर। सर सलमान की क्लास की हूँ। अच्छा, तो ऐसे करें, बेशक जी सर। मुझसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है? ठीक है सर। आप तो आपका कांटेक्ट नंबर? हाँ, जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं उनके सबके पास तो है मेरा कांटेक्ट, तो आपको फिर मैं बता देता हूँ। या आप जो है ना तकरीबन कह लें कि 1 बजे, जी 1 सर। बज के 10 मिनट पे, सुनो जी बात सर। सुनो, आप जी दोबारा यहीं पर ऑनलाइन होना। क्या उसका नाम है? वो इधर वू मीटिंग पे पर। ही, जी सर। ओके। वू पे ही आपने ऑनलाइन होना है 12 बज के 1 बज के 10 1 बज मिनट के पे। 10 मिनट पर, ठीक है सर। हाँ, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलें ठीक है सर। ओके, थैंक यू ओके, सर। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है पूछ ले। मोहम्मद बिलाल ने क्वेश्चन पूछना है। जी बिलाल भाई। हुण बोल ला। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड बाय, ओके, थैंक यू, बाय बाय, ओके।